of you. We can start the lecture. Yes, good morning. Before we start, any doubt or any question that you have in your mind, वो आप पूछ सकते हो. Just to recall you कि हम लोग स्क्रू गेज पढ़ रहे हैं. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you explain screw gauge again? Okay, sure. स्क्रू गेज कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. मैं इसको एक बार रीसमराइज कर दूंगा और फिर उसके जो बचे हुए पॉइंट्स थे उनको कवर कर लेंगे. अपने बेसिकली ये समझ रहे हैं आपकी हम लोग मेजरमेंट देख रहे हैं. लेंथ मेजरमेंट के लिए दो इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में है. एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसको हम लोगों ने पढ़ा. दूसरा स्क्रू गेज. हम लोग वही चीजें पढ़ने वाले हैं, उन पर फोकस करने वाले जो आपके एग्जाम में आपके सिलेबस का पार्ट है पहला. और दूसरा वो एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ज्यादा टेंशन देना है. सो वर्नियर कैलिपर्स आपने लर्न किया हाउ इट वर्क्स, हाउ वी मेजर द लेंथ आउट ऑफ इट. एंड स्क्रू गेज भी सिमिलर टाइप की डिवाइस है, इनफैक्ट मोर प्रिसाइज है. जो लेंथ या डायमीटर्स वगैरह हम स्क्रू वर्नियर कैलिपर से नहीं मेजर कर पाते हैं, उसको हम लोग स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं. दैट मीन्स स्क्रू गेज कैन गो मोर प्रिसाइज वैल्यू और छोटे से छोटे लेंथ को डायमेंशंस को मेजर कर सकता है. कैसा दिखता है वो लास्ट क्लास में के स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो. और अपने लिए दो स्केल्स होते हैं, उन स्केल्स पे मैं वर्क करता हूँ. एक ये ये मेन स्केल होता है, और एग्जाम में भी देखा तो कुछ ऐसा फिगर बना के देखा मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को. इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल होता है, कुछ इस तरह से रहेगा. और फिर ये ऐसा चलता है. आगे चल करके आप इसको इस तरह से रोटेट कराते हो तो ये रोटेशन कराने में काम आता है. और जब इसको रोटेट कराते हो, जो ब्लैक स्टफ मैंने आपको बनाया, तो ये जो रेड वाला है वो आगे और पीछे चलता है. सो मेन स्केल मूव्स व्हेन यू रोटेट दिस सर्कुलर वन. अपने को क्या याद रखना है कि ये जो है ये मेन स्केल है जो मूव करेगा, और ये सर्कुलर स्केल है. जैसे आपने कभी नट बोल्ट देखा होगा, जरूर देखा होगा. अगर आप बोल्ट को पकड़ो और नट को रोटेट कराओ, या फिर नट को पकड़ो बोल्ट को रोटेट कराओ, तो वो जो लेंथ होती है ना वो मूव करती है एक डायरेक्शन, वो लीनियर चलता है. राइट. सो एग्जैक्टली वैसे ही होता है. यहाँ पे थ्रेडिंग होती है अंदर से, बाहर से इसके ऊपर इसके स्केल बना देते हैं. तो इसको जो आप रोटेट कराते हो तो थ्रेड की वजह से ये लीनियर मोशन करता है मेन स्केल, और सर्कुलर को जब घुमाएंगे तो ये मेन स्केल लीनियर चलता है. तो अपने को ये लिंक करना होता है. इसमें ये प्रिसाइजली बनाया जाता है कि हम कितना रोटेट करेंगे तो कितना मूव करेगा. सर्कुलर को अगर आप एक कंप्लीट राउंड रोटेट कराते हो, एक कंप्लीट राउंड रोटेट कराते हो, तो उसमें लीनियर कितना आगे या पीछे जाएगा. आगे पीछे दोनों जा सकता है. एक सेंस में अगर एक सेंस में आप रोटेट कराओगे तो आगे निकलेगा, उसका रिवर्स रोटेट कराओगे तो पीछे जाएगा. सो बोथ वेज ये ट्रेवल करते हैं. सो एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन में ये जो लीनियर वाला स्केल है, या इसको लीनियर स्केल भी कहते हैं या मेन स्केल भी कहते हैं, इसको लीनियर भी कह सकते हो क्योंकि वो सर्कुलर है तो ये लीनियर है. ऐसा लैंग्वेज भी चलता है. सो एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन में लीनियर स्केल कितना ट्रैवल करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. और इनफैक्ट इस इंस्ट्रूमेंट की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम एक नाम से बुलाते हैं. दैट्स कॉल्ड पिच. पिच को पी से लिखते हैं. सो पिच इज linear scale reading for one complete rotation of circular scale. एक बार फिर से लिख देता हूँ. It is linear scale reading or main scale reading for one complete circular scale rotation.
जनरली ऐसा होता है कि जो ये दो थ्रेड्स बने होते हैं ना, वो थ्रेड्स के बीच का जो गैप होता है ना, वो 1 रोटेशन में चलता है, तो उसको हम 1 पिच कहते हैं। तो पिच का मतलब 2 सक्सेसिव थ्रेड्स के बीच का गैप, वो यूनिफॉर्मली डिजाइन किए जाते हैं। तो एक तो पिच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा, ये जो थ्रेडिंग होती है ना, वो थ्रेडिंग इनसाइड होती है, तो बाहर से अपने को थ्रेड नहीं नजर आते हैं, तो बाहर से अपने को मार्क्स नजर आते हैं। तो उस पे स्केल बना के रखते हैं, एक रेफरेंस या बेस लाइन लेते हैं, इस पे मार्किंग करते हैं 0 1 2 3 4, इस तरीके से मार्किंग रहती है। आगे भी मार्किंग रहेगी मेन स्केल में। सर्कुलर स्केल में कैसा रहता है? सर्कुलर स्केल में भी मार्किंग रहती है। ये जो इनसाइड वाले होंगे वो अपने को दिखेगा नहीं, बाहर वाला दिखेगा। सर्कुलर स्केल में कैसे मार्किंग रहेगी? सर्कुलर स्केल की जो मार्किंग रहती है वो इस तरह से रहती है। ये सर्कल का वो वाला पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी नंबर्स रहे होंगे, कोई ना कोई नंबर यहाँ पे मैच कर रहा होगा, इस पे कोइंसाइड कर रहा होगा, तो ये जो नंबर कोइंसाइड कर रहा होगा वो भी लिखा जाएगा। तो सिंस ये बैक साइड वाला, ये अपने को दिखेगा नहीं, इसलिए इसको मैंने इरेज कर दिया। इनसाइड वाला था, ये दिखेगा अपने को। लेट्स से ये नंबर है 20, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा पिक्चर उसने दिखाया है अपने को, इसका मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, वो ए और बी जो पॉइंट्स थे, आपने देखा होगा पिक्चर में, एक ए था यहाँ पर और बी यहाँ पर था, जो बी था वो डायरेक्टली से कनेक्टेड है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये लेंथ अपने को मेजर करनी होती है। रिमेंबर दैट फिगर, ओरिजिनल फिगर। सो पॉइंट इज की वो जो लेंथ अपने को मेजर करनी होती है, वो ये रीडिंग हम लोग यहाँ से लेते हैं। इनिशियली क्या रहा होगा, सर्कुलर का 0 और ये 0 कोइंसाइड कर रहा होगा, इसको मतलब ये जो वर्टिकल वाली लाइन है वो यहाँ पर रही होगी। अब ये स्लाइड होकर के यहाँ से यहाँ तक चला गया है, तो इसी एक्स को अपने को मेजर करना होता है। इस एक्स को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो उसके लिए अपने को देखना होता है मेन स्केल में अपने को कितना दिख रहा है। मेन स्केल में अपने को 2 दिख रहा है, तो इसकी अगर जब रीडिंग लेंगे तो फिर मेन स्केल की रीडिंग पहले लेने वाले हैं। 2, 2 के बाद 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में कहीं हमारा आंसर है। अब 2 और 3 के बीच में कहाँ पर आंसर है, उसके लिए फिर हम ये देखेंगे कि हमारा जो सर्कुलर का रीडिंग है वो कितना है। जैसे सर्कुलर का रीडिंग 20 आ रहा है, ऐसा होगा ये 20 है तो ये 25 होगा, ये 30 होगा, इधर 15 होगा, इधर 10 होगा, इधर 5 होगा, कुछ ऐसा चल रहा होगा। या फिर जो भी नंबर्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सभी डायरेक्शन में, आई मीन पूरे सर्कुलर फैशन में। सो ये 20 जो दिख रहा है अपने को, वो खास इंपॉर्टेंस का है। मैं यहाँ पे एक ही नंबर लेते तो 25, सो दैट कि अपने को पता चले कि यस इधर कहीं 15 रहा होगा, मे बी लाइक दिस। सो इससे 2 रीडिंग अपने को पढ़ना होता है। एक तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है वो समझ में आ रहा है, तो मेन स्केल का रीडिंग का मतलब ये रीडिंग। सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या है, तो वो रेफरेंस लाइन पे कितना है वो देखना होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था। अब रीशेयर करने को बोला है, मैं एक बार रीशेयर करता स्क्रीन। अभी आपको ये नजर आ रहा होगा फिगर, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम में ऐसा फिगर बना के आपको देगा और बोलेगा बताइए कितना रीडिंग जा रहा है, पेज कितना जा रहा है, थिंग्स लाइक दैट। सो यहाँ पर अगर आप इसको एग्जाम्पल पकड़ते हो तो हाउ मच मेन स्केल रीडिंग इज, मेन स्केल रीडिंग कैन यू थिंक ऑफ? अब बोलोगे मेन स्केल रीडिंग इज 2, किस यूनिट में? जिस यूनिट पे ये बता रहा होगा, एमएम पर होगा तो एमएम पे, सीएम पर होगा तो सीएम पर। 2 यूनिट। 2 बोलेंगे, 2.5 नहीं बोलेंगे, 2.1 भी नहीं बोलेंगे, गेस नहीं करेंगे, हमको जो दिख रहा है लास्ट वाला बस वही बोलने का। 10 मेन स्केल रीडिंग। 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 इनसाइड है। फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग, जब आप सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि सर्कुलर का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, तो वो 20th होगा। ये 2 वैल्यूज को हम पिक्चर में देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर कोई भी पिक्चर बनाया गया है मार्किंग के साथ, कोई भी कर सकता है। इन केस यू कैन डू दिस तो हम रीडिंग भी बता सकते हैं।
रीडिंग क्या आने वाली है? तो जो हम रीडिंग की बात करने वाले हैं, रीडिंग का मतलब जो हम लोग रीडिंग लेने वाले हैं, ऑब्जेक्ट की रीडिंग, लेंथ की रीडिंग। तो वो जो रीडिंग आएगी उसमें हम जो मेन स्केल दिख रहा है, मेन स्केल रीडिंग को पकड़ेंगे। तो अगर इसको मेन स्केल रीडिंग को हम शॉर्ट में एक फॉर्मूला बना देते हैं, मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये टर्मिनोलॉजी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। दैट मीन्स 20 इनटू द लीस्ट काउंट। इसके बाद उसको लीस्ट काउंट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। सो इस तरह का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। लास्ट क्लास में बताया था, उसमें एम एन करके कुछ लिख दिया होगा कि इसका एमएथ है, इसका एनएथ है, वहां से भी चलेगा। अल्टीमेट आइडिया ये है कि मेन स्केल का रीडिंग लो, सर्कुलर स्केल का रीडिंग लो, लीस्ट काउंट पता करो और वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा। ये एम स्केल मेन स्केल रीडिंग जैसा कुछ है और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग जैसा शॉर्टकट है। फिर लीस्ट काउंट कैसे पता करते हैं? तो लीस्ट काउंट के लिए हम लोगों ने बात किया था, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए अपने को पिच पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय total number of divisions in the circular scale. So that is pitch divided by number of divisions in circular scale. तो सर्कुलर स्केल में टोटल डिविजन्स कितने हैं वो लिखने होते हैं अपने को। सो यहाँ से अपने को लिस्ट काउंट पता चल जाता है, रीडिंग पता चल जाता है, अपना काम हो जाता है। ये रिवीजन है जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो गई होगी लेकिन मीनिंग एक ही चल रही होगी। पिच एक सर्कुलर कंप्लीट रोटेशन में कितना लीनियर ट्रांसलेट करता है, वो पिच होती है। और लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स होते हैं। और रीडिंग्स क्या होती है? मेन स्केल का रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट होता है। कई बार हम लोग मेन स्केल की रीडिंग को पिच के टर्म में बता सकते हैं, तो एन टाइम्स पिच होती है अगर एन राउंड्स किया गया। एक राउंड में ये जो सर्कुलर स्केल एक राउंड आप चलाओगे ना, तो ये एक यूनिट के बराबर चलेगा। 2 राउंड चलाओगे तो 2 यूनिट चलेगा। इसका मतलब जब आप यहाँ से यहाँ ले गए हो तो आपने 2 कंप्लीट राउंड लगाए होंगे और फिर कुछ पार्शियल राउंड लगाया है, तो 2 कंप्लीट राउंड की वजह से ये 2 यूनिट चल गया। तो उसको पिच के मल्टीपल में भी बोल सकते हैं। Can I explain the pitch formula? So pitch formula is pitch is basically in one complete round of circular rotation, how much linear scale moves. That's the pitch. वो आइदर आपको पिच देगा या फिर ऐसा बोलेगा कि एक राउंड में इतना चलता है। जैसे लास्ट क्लास का एग्जांपल देखो, अगर आपको याद हो, मैंने ऐसा कुछ बोला था कि 10 राउंड्स में कुछ 5 mm चलता है या 5 cm, जो भी बोला होगा। सो 10 राउंड्स में अगर आपको पता है कितना ट्रैवल करता है लीनियरली, तो एक राउंड में कितना ट्रैवल करेगा वो हम पता कर लेंगे। तो वहां से हम पिच पता कर सकते हैं। और लिस्ट काउंट के लिए अपने को नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स भी पता होना जरूरी है, वो बताएगा आपको। Do number of rotations vary in every instrument? Number of rotations, number of rotations आपके डिवाइस पर डिपेंड करता है। सॉरी, डिवाइस पे नहीं है। नंबर ऑफ रोटेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस ऑब्जेक्ट को मेजर करना, उसकी लेंथ कितनी है। जैसे मैं आपको दिखाता है ये पिक्चर फिर से, यहाँ पर ये एक्चुअल स्टोरी चल रही है, उसका सिंपल वर्जन में वहां पे दिखा रहा था। ये जो मेन स्केल है ये मूव करता है जब हम सर्कल को रोटेट कराते हैं। इसको जब आप रोटेट कराओगे तो ये मूव करेगा, ये मूव करेगा तो बी मूव करेगा। ये पूरा एक शाफ्ट में होता है, सिंगल शाफ्ट होती है। और कितने रोटेशंस करने हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा ए और बी के बीच में कितना गैप आपको लेके आना है। तो जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है वो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे फिट करते हो ए और बी के बीच में। ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो इनिशियली ए और बी पास पास थे, टच कर रहे थे एक दूसरे को। जब एक दूसरे को टच कर रहे थे उस समय उनके बीच का गैप कितना था? 0। उस समय ये जो 0 दिख रहा है आपको, ये 0, तो ये जो सर्कुलर हिट होगा वो इस 0 के पास में रहा होगा। तो सर्कुलर हिट भी यहाँ पे रहा होगा, ऐसा रहा होगा इनिशियली। फिर आपने क्या किया? इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। जब इसको रोटेट करना स्टार्ट किया तो फिर ये पीछे जाना स्टार्ट किया, जो शाफ्ट है। तो ये जो बी है ए लोकेशन से चल करके बी यहाँ पहुंचा।
जब ए बी के बीच का सेपरेशन हमको पता चला x, इसी को मेजर करना था। तो हम x को कैसे मेजर करते हैं? ये जो सर्कुलर हेड है वो पहले यहाँ पे था, सर्कुलर हेड हमारा यहाँ से यहाँ तक चला गया, इसका मतलब ये भी हमारा x रहा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिंगल बॉडी है। सो इस x को मेजर करने के लिए हम इस x को मेजर करते हैं, यानी क्या मेजर करते हैं कि जो जीरो रेफरेंस था उस जीरो से सर्कुलर के बीच का दूरी कितना बन गया, जहां पर सर्कुलर हेड है इस समय। प्रीवियस फिगर देखो, यही हम लोग कर रहे हैं। पहले ये यहाँ पर था, जब ये मूव करके यहाँ गया तो फिर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस है, इसी को हम रीडिंग कहते हैं। तो रीडिंग जो हमने मेजर की है वो यही मेजर की है, x। अब x को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो मेन में हमको कितना दिख रहा है? 2। तो ठीक है, 2 तो हमको दिख रहा है। 2 के बियॉन्ड कितना है? 2 के बियॉन्ड है वो हम लीस्ट काउंट और सर्कुलर स्केल रीडिंग से मल्टीप्लाई करके बताते हैं। तो इससे हमको प्रिसाइज वैल्यू भी मिल जाती है, एज वेल एज उसका मेजर भी कर पाते हैं। सो जो नंबर ऑफ रोटेशंस होते हैं नो एवरी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर ऑफ रोटेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमको कितना बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया है, कितनी थिकनेस हमको मेजर करनी है। ज्यादा थिकनेस होगी तो ज्यादा राउंड्स लगाने पड़ेंगे सर्कुलर के, सो दैट कि ये ज्यादा से ज्यादा मूव करे, और अगर स्मॉलर होगा तो कम राउंड्स लगाने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू आर मेजरिंग। पिच जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि एक रोटेशन में कितना चलने वाला है, ये इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है। सो जो पिच है ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है, इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लीस्ट काउंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है कि कितने डिविजन्स आपने सर्कुलर में रखे हैं और कितना पिच रखा है, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए है। और आपको अगर कोई मार्केट में अगर परचेस करने जाओगे इंस्ट्रूमेंट ना, तो उस पर लिखा होगा कि इसका पिच इतना है, पिच की वैल्यू देगा। अगर आप कभी स्क्रू गेज परचेज करो तो बोलेगा कि उसका पिच का मेंशन करेगा, और उसका लिस्ट काउंट क्या है दोनों मेंशन करेगा। इसका मतलब है कि हमको ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी पता रहती है। अब अपने को क्या पता करना है? रीडिंग। तो मेन स्केल को देखेंगे, सर्कुलर स्केल को मेजर करेंगे, देखेंगे पिक्चर से, और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके रीडिंग बता देंगे। Next, so least count varies while we use it. No, least count is of instrument. Least count is of instrument. That means least count एक स्क्रू गेज के लिए एक ही रहने वाली है, वो मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा। पिच और लीस्ट काउंट ये इंस्ट्रूमेंट के होते हैं। रीडिंग मेजरमेंट पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ की है, कितना थिकनेस की है। सो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, वो मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। आपको अगर कंफ्यूजन यहाँ से आ रहा है रोटेशन से, तो आप देखो ना, एक रोटेशन में कितना चलता है वो पिच कहलाता है। टोटल रोटेशन वाला पिच नहीं होता है, एक रोटेशन में जितना ट्रैवल करता है लीनियरली, दैट्स कॉल्ड पिच। और एक रोटेशन में कितना ट्रांसलेट करेगा ये थ्रेड डिसाइड करेंगे कि एक थ्रेड और दूसरे थ्रेड के बीच में गैप कितना है। और थ्रेड हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बनाते हैं, ना कि मेजरिंग के टाइम पे। सो वो मैन्युफैक्चर्ड प्रॉपर्टी होती है। सो पिच, लीस्ट काउंट, दे आर मैन्युफैक्चर्ड प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स दे आर प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, नॉट ऑन द मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा? कि हमने कितने राउंड्स लगाए, ये मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा। कितने राउंड्स हम लगाते हैं वो हमारी लेंथ पर डिपेंड करेगा। हो सकता है 5 राउंड्स लगाएं, हो सकता है 10 राउंड्स लगाने पड़े, हो सकता है 15 राउंड्स लगाने पड़े, हो सकता है 1 ही राउंड लगाना पड़े। सो वो एक्स पे डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंग ये नंबर बदलेंगे। कौन से? जैसे हमने ये 2 तक रोका है, कभी हो सकता है 4 तक चला जाए, 6 तक चला जाए। ये 20 आया है, हो सकता है 30 आ जाए, 60 आ जाए, 90 आ जाए, कुछ और आ जाए। सो ये पिक्चर डिपेंड करेगी कि कितना डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो। अभी मैं एग्जांपल पिक करता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। सो पिच कैसे डिफाइन करते हैं? एक कंप्लीट रोटेशन में कितना ट्रांसलेट करेगा। सो दैट्स पिच, दैट्स नॉट ऑफ मेजरमेंट, दैट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टी है। मेजरिंग के लिए कैसे मेजर करते हैं? तो आप मेन स्केल को देखोगे, रीड करोगे, सर्कुलर को रीड करोगे और इस फॉर्मूले को यूज कर लोगे। एक सिंपल से एग्जांपल हेलो मैं सर। आपके सामने रखता हूँ। यस, एंड डाउट? सर वन कंप्लीट रोटेशन में उसकी रीडिंग क्या होती है?
वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है वो 1 में 1 mm मेजर करता है। जैसे कि आपका जो स्केल होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हो, तो उसमें हम 0 के बाद 1 बनाने के बाद बीच में 10 स्मॉल स्मॉल डिविजन्स लगाते हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये जो 1 mm है ये मेजर कर पाते हैं। यही नॉर्मली जो मेन स्केल होता है, चाहे वो स्क्रू गेज हो या फिर वर्नियर कैलिपर्स हो, नॉर्मली मेन स्केल में हम अपना वही स्केल यूज करते हैं जो नॉर्मली यूज होता है। और फिर पिच के लिए हम इसके डिविजन्स अलग कर सकते हैं। तो आपने जो पूछा कि पिच कितना होता है या फिर नॉर्मली एक रोटेशन में कितना मेजर करता है, तो एक रोटेशन में ये नॉर्मली 1 mm मेजर करता है। ये स्टैंडर्ड टाइप का है, लेकिन कोई और भी बता सकता है। ऐसा बोल सकता है कि एक रोटेशन में 2 mm मेजर करता है, तो हम पिच को 2 लेंगे। एक रोटेशन में अगर 5 mm मेजर करता है तो पिच को 5 लेंगे। सो पिच डिफाइंड बेस्ड ऑन रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आप पाओगे कि उतना डिफिकल्ट नहीं है, और कनेक्ट करने में आपको आसानी डेफिनेटली मिलने वाली है। तो ऐसा बोलता है कि स्क्रू गेज has 100 divisions in its circular scale. And its main scale moves by 10 mm in 5 complete rotation of circular scale. इतना जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए बता रहा है। फिर फर्दर इसी में और आगे ऐड कर देता हूँ। If in measuring diameter of a wire circular scale makes 3 complete rounds and then and some more, ऐसा लिख देता है, 3 complete rounds and some more rotation so that or such that 20th division of circular scale coincides with baseline. अब इसको बार बार पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया, और इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो मैंने अभी लास्ट क्लास और आज बताया आपको, कि क्या आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमको नीडेड है। एंड देन फिर क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। हो सकता है इस लैंग्वेज को हाफ लैंग्वेज को लैंग्वेज के पार्ट में लिखे और जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको फिगर में दिखा दें, तो फिगर से भी हम रीड कर सकते हैं। फाइंड, कुछ आपको अपने को पता करना है। पहला पार्ट, पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पिच ऑफ
स्क्रू गेज। लैंग्वेज को भी देखिए, पिच किसका होता है? स्क्रू गेज का होता है। इसका मतलब वो मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो स्क्रू गेज के साथ फिक्स हो जाता है। सो पहला आंसर आपको देना है कि कितना पिच आने वाला है उस इंस्ट्रूमेंट का जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोली जा रही है, वो स्क्रू गेज है। अगर आप सभी लोग इसका आंसर दे पाते हैं, इसका मतलब है यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द पिच इज। एक आंसर हमको 2 mm मिल रहा है। आपने डायमीटर भी बता दिया, ग्रेट। हम लोग आगे डायमीटर भी पूछेंगे। सो हाउ टू गेट द पिच? आपके पास एक क्रक्स लाइन होगी, कौन सी? Its main scale moves by 10 mm in 5 complete rotation of circular scale. इसको कैच करो और आपको लिखना, आप ऐसे लिख सकते हो सिंस, बिल्कुल चाइल्डिश फैशन पे, सिंस 5 complete rounds measures linearly how much? 10 mm. So one complete round will measure 10 by 5 mm. So in one complete round, whatever it comes, that's called pitch. So the pitch is 2 mm. As simple as anything. So या तो वो डायरेक्टली बोलेगा पिच इतना है, या फिर आपसे ऐसा बोलेगा कि कितने राउंड पे कितना चलता है, तो एक राउंड पे बताइए। वो सारा कुछ करके हम बता सकते हैं कि पिच 2 mm इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आता है सभी को? किसी को कंसर्न रह रहा तो आप बोलो ना। इसमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। जब तक आपको पिच बताना है तब तक ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट हो ही नहीं रहा है। ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट उसके बाद स्टार्ट हुआ है, सी, उसके बाद लैंग्वेज स्टार्ट होती है। इफ मेजरिंग अ डायमीटर ऑफ वायर, तो अब हम वायर की तरफ आते हैं। अब अपने को बताना है कि वायर के बारे में क्या चल रहा है, तो उसके वायर के बारे में बताया कि उसमें कुछ राउंड्स लग रहे हैं, कुछ पोर्शंस लग रहे हैं, तो वो सारी स्टोरी मेजरमेंट पे आएगी। बी पार्ट में आपसे पूछता हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये भी स्क्रू गेज का है लीस्ट काउंट, इसका भी मेजरमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। So how much the least count this instrument carries, we need to find it out. So फिर आपको लीस्ट काउंट के फॉर्मूले पे जाना होगा, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता है। तो आप बोलोगे लीस्ट काउंट इज बेसिकली द पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन केस ऑफ सर्कुलर हेड। और पिच अपने को पता चल गया 2 है। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने बोला होगा? स्क्रू गेज हैज 100 डिविजन्स, सो डिवाइड बाय 100 कर लीजिए। ये 2 mm था, तो हमारा आंसर mm पे रहेगा 0.02 mm। दस लीस्ट काउंट। सिचुएशन को करने के टाइम पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ टू मेजर द लीस्ट काउंट, हाउ टू मेजर द पिच एंड लीस्ट काउंट बोथ बिलोंग्स टू द इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज। और फाइनली अपने को चाहिए होता है, ये तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात थी, प्रैक्टिकली अपने को ये सी वाला आंसर चाहिए, डायमीटर ऑफ द वायर चाहिए। सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर? डायमीटर इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, डायमीटर किसका है? वायर का है। सो ये अपने को पता करना होता है, तो पर्पस हमारा सी ऑप्शन है, सी पार्ट है। तो अब सी पार्ट बेसिकली रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो ये अगर इसको हम इंस्ट्रूमेंट को दिखाएं तो कैसा दिख रहा होगा? हालांकि स्पेस हमारे पास कम दिख रहा है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पिक्चर वाइज दिखाता तो कैसा दिखाता। ऐसा बोलता है कि यहाँ पर कोई एक रेफरेंस लाइन चलती है, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देता हूँ सो दैट रेफरेंस लाइन विजिबल हो प्रॉपरली। ये रेफरेंस लाइन होगा, मेन स्केल है आपका। पिक्चर में दिखाता तो ऐसा दिखाएगा, यहाँ पे 0 दिखाएगा। और 3 कंप्लीट राउंड्स हो गए हैं। पिच कितना दिया गया है वो आपको पता चल गया, 2-2 करके पिच है। तो 3 कंप्लीट राउंड में कितना चलेगा? 6। तो यहाँ कहीं 6 दिखाएगा आपको। और फिर इसके बाद में यहाँ पर कहीं ऐसा दिखा देगा, ये 20th दिखा देगा, क्योंकि 20th कोइंसाइड कर रहा है। वो 6 क्यों दिखाया गया वो आपको समझ में आ रहा होगा,
क्योंकि एक राउंड में एक 2 चलता है, 1 नहीं चलता है, 2 चलता है। सो इसके पहले इधर कहीं 4 रहा होगा, इसके पहले इधर कहीं 2 रहा होगा। तो ये नंबर ऑफ पिच कितने हो जाएंगे, 1 2 3 पिच चलेगा। सो रीडिंग कितना आएगा, डायमीटर का जो रीडिंग आएगा, डी फॉर डायमीटर इज इक्वल टू, अपने को कितना दिख रहा है 6, या फिर फॉर्मूले वाइज कैसे चलेंगे, 3 कंप्लीट राउंड्स। तो 3 कंप्लीट राउंड्स, 3 इंटू पी, एक राउंड में पी चलता है तो 3 राउंड्स में 3 पी चला गया, प्लस सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है, 20th डिवीजन है, तो 20th इंटू द लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला लग जाएगा। आप लोगों ने यही सॉल्व किया होगा, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब इसकी वैल्यूज को प्लेस करोगे तो ये सिंपल हो जाएगा, ये 2 है तो ये 6 हो जाएगा एमएम में, स्पेस कम है तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ। लीस्ट काउंट कितना निकला है 0.02, उसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.4 mm, 6.4 mm हो जाएगा। टू बी प्रिसाइज हमको एक जीरो और लगाना चाहिए क्योंकि वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक गया है। So 6.40 mm will become our final answer. वो 4 ऑप्शन देगा आपको, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 और समथिंग लाइक दैट। अब आप अपना करेक्ट आंसर पता कर सकते हो। So how to measure the pitch, how to measure the least count, how to measure the reading, तीनों पॉइंट्स आपको समझने हैं। रीडिंग जानने के लिए आपको पिच और लीस्ट काउंट दोनों जानना जरूरी है। तो या तो पिच और लीस्ट काउंट डायरेक्टली दे देगा या फिर आपको कैलकुलेट करवाएगा। तो कैलकुलेट करवाएगा तो नंबर ऑफ रोटेशन से लिंक करेंगे पिच को, और नंबर ऑफ डिवीजन और पिच के साथ लिस्ट काउंट को लिंक कर लेंगे। ओके, अब कोई कंसर्न बच रहा हो तो जरूर बोलिए, अदरवाइज इसका जो लास्ट पॉइंट है वो समझ लेते हैं कि जीरो एरर क्या होती है और किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, जीरो करेक्शन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कब पॉजिटिव बोलेंगे कब निगेटिव बोलेंगे, वो सारी स्टोरीज को। Out of 6.4 and 6.40, second option is correct. Yes, ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों ऑप्शन दे दे, 6.4 भी दे दे, 6.40 भी दे दे, 0 भी दे दे। इसका मतलब है वो आपसे केवल मेजरमेंट नहीं कराना चाह रहा है, आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी जानना चाह रहा है। सो वो हम समझ जाएंगे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात कर रहा है, तो फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देंगे, क्योंकि हमारा लिस्ट काउंट कहाँ तक जा रहा है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जा रहे हैं। तो हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर कर सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 6.40। अगर एडवांस में आता है और दोनों ऑप्शन दिए होते हैं तो हम दोनों नहीं मार्क करेंगे, हम केवल 6.40 को मार्क करेंगे। आइडिया क्या है कि अगर हम प्रिसाइज होंगे तो प्रिसाइज वाला आंसर देंगे। अगर उसने 6.40 नहीं दिया है, केवल 6.4 दे दिया है, तो हम उसको मार्क करेंगे 6.4 को। अदरवाइज अगर 6.40 आया है और साथ में ये आ रहा है तो ये हमारे लिए रॉन्ग है, ये हमारे लिए राइट है। वो एडवांस में मल्टी करेक्ट का हो या फिर सिंगल करेक्ट का हो, कोई भी क्यों ना हो। मल्टी करेक्ट में भी आएगा तब भी हम 6.4 को रॉन्ग ट्रीट करेंगे 6.40 की प्रेजेंस में। Are you getting my point? So based on the concepts or definitions, 6.4 is wrong answer, 6.40 is a correct answer. लेकिन अगर सिंगल करेक्ट है, 6.4 दिया गया है, 6.40 नहीं दिया गया है, तो फिर आप समझ जाना कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर ध्यान नहीं दे रहा है, और तब आप 6.4 को मार्क कर सकते हो। कब? जब 6.40 प्रेजेंट ना हो तब। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, 6.40, ना कि 6.4। ओवरऑल करेक्ट। सो अगर मल्टी करेक्ट में भी आता है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस में भी आता है, तो हम दोनों को मार्क नहीं करेंगे, हम केवल करेक्ट वाले को मार्क करेंगे, केवल और केवल करेक्ट वाले को मार्क करेंगे। फिर आपने लिखा 6.40 इज राइट जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग मोर प्रिसाइज स्क्रू गेज। यस,
यस, दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर 6.4 लिखा ना तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि आपने स्क्रू गेज से मेजर किया है, फिर वो सोचेगा कि ये वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है। कई बार आपको ऐसा बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट, एक लेंथ हमने मेजर की है। मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ। बोलेगा कि कुछ लेंथ मेजर की गई हैं, एक L1 मेजर किया गया है, लेट्स से 5 mm है। एक दूसरा लेंथ मेजर किया गया है जो 5 लेट्स से 6.2 mm है। एक थर्ड मेजर किया गया है जो लेट्स से कि 3.25 mm है। आपसे बोलेगा कि ये 3 मेजरमेंट्स हमने परफॉर्म किया, किसी इंस्ट्रूमेंट ने, किसी स्टूडेंट ने परफॉर्म किए हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं, एक बार नॉर्मल स्केल यूज किया गया है, एक बार वर्नियर कैलिपर्स यूज किया गया है, एक बार स्क्रू गेज यूज किया गया है। तो बताइए कि स्क्रू गेज से कौन सा मेजर किया गया है? गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको रीडिंग्स देगा और बोलेगा कि इनको मेजर करने के लिए हमने 3 इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए। एक नॉर्मल स्केल यूज किया है, और एक वर्नियर कैलिपर्स यूज किया है, एक स्क्रू गेज यूज किया गया है। तो स्क्रू गेज से कौन सा मेजर किया गया है ये बताइए। तो हम, the way it is written, we can find out which instrument has been used. So इसको एज अ मैथमेटिक्स भी दे सकता है, तो हम बोलेंगे ये नॉर्मल स्केल से मेजर किया गया है, ये वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है, ये स्क्रू गेज से मेजर किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्क्रू गेज से मेजर हो, नहीं। L1 is not being measured by screw gauge simply because कि इसमें अगर हम 5.00 लगा देते तो स्क्रू गेज का हो जाता, 5.00 लगाते तो स्क्रू गेज का हो जाता। तो ये बताता कि यस, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आप मेजर करो तो स्क्रू गेज बनता। 5 इज अ डिफरेंट, 5.0 इज अ डिफरेंट, 5.00 इज अ डिफरेंट। सो हम देख करके बता देते हैं। सो वर्नियर कैलिपर्स नॉर्मली इस रेंज पे वर्क करता है, 0.1 mm तक जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा 0.01 mm तक चला जाता है, और ये 1 mm तक रहता है नॉर्मल स्केल। फिर कई बार आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है, लास्ट टू लास्ट ईयर ही आया हुआ है। वो क्या करेगा कि आपको कुछ वैल्यूज दे देगा, जैसे कि आपको ऐसा वैल्यू देगा कि आपने लैंग्वेज में लिखेगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि आपने लेंथ मेजर किया और लेंथ आपको मिला है लेट्स से कि 9.0 mm। ये लेंथ आपने मेजर किया किसी सिंपल पेंडुलम का। लेट्स से एक सिंपल पेंडुलम की स्टोरी बना देते हैं, फिजिक्स वाली लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, हालांकि फिजिक्स को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट। इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब में से कई लोग जानते होंगे, इसकी लेंथ होती है, इसका मास होता है, इसके टाइम पीरियड को आप कैलकुलेट करते हो 2π√L/g होता है। सो बेसिकली इसी फॉर्मूले पे उसने बोला कि हमने लेंथ मेजर किया है एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, उसकी वैल्यू ये है, और जी मेजर किया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एग्जैक्ट मेजर्ड है। ऐसा बोलेगा कि एग्जैक्टली यही मेजर किया गया, ये एग्जैक्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जैक्ट है, इसको हम मेजर नहीं करेंगे। जी को मेजर हमने किया नहीं है, जी को हमने बोरो कर लिया फ्रॉम समवेयर, तो वो 9.8 है। तो बताइए टाइम पीरियड में कितना एरर आने वाला है। सो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का एरर निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो हम लोग एरर फॉर्मूले में जानते हैं कि इसको डेल्टा टी बाई टी क्या बनेगा, डेल्टा टी बाई टी बनेगा हाफ डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो, दोनों तरफ एल एन लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, पावर आगे आ जाती है, फिर एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखोगे तो माइनस को प्लस कर दोगे, यहाँ पे एक माइनस आएगा जिसको हमने प्लस कर दिया, एरर के लिए फॉर्मूला यूज करोगे। जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होगे तो आपको रियलाइज आएगा कि हमने डेल्टा टी निकालने का, तो डेल्टा टी पता करना है। टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज को यहाँ पर रख करके, नॉर्मली जैसे हम लोग रखते हैं। उसके बाद आप बोलोगे डेल्टा जी तो जीरो आ जाएगा,
डेल्टा जी को 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे? क्योंकि जी के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट मेजर किया गया है। तो अगर कभी बोलता है कि इसको हमने एग्जैक्ट मेजर किया, इसका मतलब उसके मेजरमेंट में कितना चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा। जी इज अ कांस्टेंट। आप ऐसे सोचो, जी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का चेंज कितना होता है? 0 होता है। तो डेल्टा जी हम 0 लेने वाले हैं। लेकिन हम डेल्टा एल क्या लेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जनरली हमको मेजरमेंट में ऐसा बोलता था कि एल प्लस माइनस डेल्टा एल देता था, इसने डेल्टा एल तो हमको दिया नहीं है। तो कई बार क्या करेगा, वो डेल्टा एल आपको देगा नहीं, बट हम डेल्टा एल स्टिल पता कर सकते हैं इस चैप्टर को जो भी आपने लर्न किया उसको लिंक करके। क्या कोई बता सकता है इसका डेल्टा एल कितना जाने वाला है? 0.1। यस, 0.1, क्योंकि हमने को पता चल रहा है कि ये 0.1 तक मेजर कर रहा है। इसका मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे होंगे? वर्नियर कैलिपर्स जैसा यूज कर रहे होंगे, तो इसका लेवल ऑफ मेजरमेंट कहाँ तक है? 0.1 तक है। तो इसके लिए डेल्टा एल हम देख करके पकड़ लेंगे प्लस माइनस 0.1। अब आप एक स्टेज ऊपर लर्न कर रहे हो, माइंडेड, कि अगर वो लिखने में भी प्लस माइनस नहीं लिखता है तो हम बता सकते हैं कि वो प्लस माइनस कितना जा रहा है, बिकॉज अपने को पता चल रहा है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से कहाँ तक मेजर कर रहा होगा। सो इस क्वेश्चन में फिर अपने को डेल्टा एल को प्लस माइनस 0.1 यूज करना होगा। जैसे ये प्लस माइनस 0.1 यूज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, यहाँ से अपने को आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और वो कई बार क्या करता है कि वो प्लस माइनस वर्ड्स नहीं देगा, तो हम उसके डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे, कहाँ तक ये प्रिसाइज मेजर कर पा रहा है उसको पता करेंगे, वहां से कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है एस्टिमेशन में वो पता कर लेंगे, तो डेल्टा एल हमारा मैक्सिमम एरर को बता देगा। क्योंकि जैसे आप देखो ना, इसने 6.2 मेजर किया, तो 6.2 के बाद ये नेक्स्ट कितना मेजर करेगा? 6.3। इसका मतलब इसके पास अगर मैक्सिमम एरर आ सकती है तो कितने की एरर आ सकती है? ये 0.1 की एरर आ सकती है। उससे ज्यादा एरर तो फिर तो ब्लाइंडनेस होगा मेजरमेंट में। अगर आप ओपन आई से मेजर करते हो तो या तो आप 6.2 बोलोगे या फिर आप 6.3 बोलोगे। सो हाउ मच द मैक्सिमम एरर दैट यू कैन इंडक्ट इज द डिफरेंस। और कई टर्म्स को ऐसा बोलेगा एग्जैक्ट मेजर किया गया है, तो जिसको बोलेगा एग्जैक्ट मेजर किया गया, इसका मतलब है उसमें एरर 0 जा रही है। एग्जैक्ट का मतलब जीरो एरर। और जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे उनमें भी एरर 0 रहती है, वो आप जानते हो। सो एरर को मेजरमेंट से लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। एनीवे, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, और इसको देख करके आप बता सकते हो क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि 0.6 दिया हो, 6.4 दिया हो और 6.40 दिया हो, तो दोनों में डिफरेंस आता है, दोनों में डिफरेंस आता है। बिल्कुल, मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो जो डेसिमल प्लेसेस तक दिया गया होगा उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। और अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट का एरर को एक बार वॉच कर लेते हैं, फिर इस तरह के एक दो क्वेश्चंस अब लोग मॉड्यूल में भी दिए गए, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसको गेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको गेस में जो 0 एरर आती है उस पर आता है। और इसको हम 0 करेक्शन भी बोलने वाले हैं। सो 0 एरर और 0 करेक्शन इन केस ऑफ स्क्रू गेज कैसे बिहेव करता है वो समझते हैं। मीनिंग क्या होगा 0 एरर का? एग्जैक्टली वही मीनिंग है कि अगर दो जीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो हम बोलेंगे 0 एरर है। कब? जब हम कोई ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन पे। सो ये रेफरेंस लाइन है, और अगर हम यहाँ से 0 लेके चलते हैं, इसका हमारा 0 यहाँ पर है, और जब कोई ऑब्जेक्ट कनेक्टेड ना हो तो इसका भी 0 यहाँ पर आना चाहिए। so, इन केस सर्कुलर स्केल का 0 और ये दोनों 0 मैच करते हैं इनिशियली, तो रेफरेंस का मेन का 0 और सर्कुलर का 0 दोनों रेफरेंस लाइन को टच कर रहे हैं। इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ नो 0 एरर।
So since there is no zero error, so there is no zero correction. So आपको कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है जीरो करेक्शन को, ना ही कोई जीरो एरर है, तो ये अपना केस हो जाता है। फिर और केस क्या बन सकते हैं? और केस ये बन सकते हैं कि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट को टच नहीं कराया या कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं किया ए और बी के बीच में, तो मेन स्केल का जो जीरो है वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ये तो जीरो है, लेकिन वर्नियर स्केल में कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे कुछ 5 दिख रहा है, यहाँ पर कुछ 10 दिख रहा है। इसका मतलब दोनों जीरो एक साथ एक ही लोकेशन पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं रेफरेंस लाइन पर, कब? जब ए और बी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट फास्टेड नहीं की गई है। दैट मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट के पास जीरो एरर है। एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा ऐसा केस हो सकता है कि जब इसके जीरो पर आप हों तो सर्कुलर का जीरो ऊपर हो, बीइंग डाउन साइड, तो इसका जीरो में भी लाइक हियर हो, और भी नंबर्स होंगे। सो लास्ट वाला नंबर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ डिविजन है। सो बेसिकली इसको आप ऐसे रोटेट करते हो तो ये मेजर करना स्टार्ट करता है। सो ये नॉर्मल स्क्रू गेज के लिए है, स्टैंडर्ड जिसको आप कह सकते हो। तो जब इसका जीरो मेन का जीरो है रेफरेंस लाइन पर और वहीं पर आपका सर्कुलर हेड है, लेकिन सर्कुलर हेड का जीरो रेफरेंस लाइन पर नहीं है, सो ये जो दोनों केस बन रहे हैं वो जीरो एरर के केस हैं, दे आर केस ऑफ जीरो एरर। सिंस यहाँ पर जीरो एरर है तो जीरो करेक्शन करने की अपने को जरूरत पड़ने वाली है, और कितना जीरो एरर होगा, कितना जीरो करेक्शन करना पड़ेगा, वो अपने को निकालना होता है। उससे पहले ये जानना जरूरी होता है वो किस तरह का एरर चल रहा है, किस तरह का एरर चल रहा है। सो अब बोलोगे कि जो पहला वाला है, क्या बता सकते हो ये जो फर्स्ट वाला है वो पॉजिटिव एरर वाला केस बनेगा? क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला जो होगा दिस विल बी मेजरिंग मोर, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ घूम चुका है, तो ऑलरेडी कुछ मेजर कर रहा है, तो आपका जो रीडिंग आएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर कर चुका होगा, तो जो एक्स्ट्रा मेजर्ड है दैट्स अ पॉजिटिव एरर। ये पॉजिटिव एरर है। उसको मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने के लिए अगर इसकी वैल्यू पता करनी है कितनी एरर आ रही है पॉजिटिव एरर, तो उसको हम लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि जीरो के आगे 1 दिख नहीं रहा, एरर 1 से छोटी होती है बेसिकली, तो जीरो आएगा प्लस कौन सा नंबर दिख रहा है, nth नंबर इनटू लीस्ट काउंट। ये nth वो नंबर है जो एग्जैक्टली ऊपर लाई कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा 3 4 में से, तो 3 4 इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द पॉजिटिव एरर। एंड करेक्शन बोलना होगा तो माइनस लगा देंगे, ये हमारे नेगेटिव करेक्शन के बराबर होगी। लैंग्वेज वही चल रहा है जो अपने देखा था उस केस में, वर्नियर कैलिपर्स के केस में। तो इस एग्जांपल के लिए था, ये इसके लिए था, और नेगेटिव एरर के लिए हम यहाँ पे बात कर लेंगे। ये कम मेजर कर रहा है, आई मीन जब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट लगाओगे, थोड़ा सा रोटेट कराओगे, तब जीरो आएगा, तब वो जीरो रीडिंग लेगा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की रीडिंग कुछ आ चुकी है और ये रीडिंग लेना बाद में स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कम मेजर कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एरर। और एग्जैक्टली सेम वे पे इसको मेजर कर लेंगे नेगेटिव एरर को, जैसे वहां पे मेजर किया था, एक माइनस वर्ड लगा लोगे, जीरो होगा प्लस टोटल नंबर में से n को सब्ट्रैक्ट करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स की बात कर रहा है, n जो डिवीजन उस पर कोइंसाइड कर रहा है उस डिवीजन को कैच करेंगे। सो और प्लस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ऐड कर देंगे। जीरो क्योंकि बाहर जीरो दिख रहा है और 1 नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा तो वो बहुत ज्यादा फॉल्टी होगा, उतना हम लोग यूज नहीं करते। सो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, इस नेगेटिव एरर को हम लोग पॉजिटिव करेक्शन भी बोलेंगे। पॉजिटिव करेक्शन, ये पॉजिटिव करेक्शन हो जाएगा। सो लैंग्वेज पे ख्याल रखना, कई बार एग्जाम में वो सिंपल ऐसा फिगर बनाएगा और आपसे सिंपली ये पूछ लेगा बताइए कौन सी एरर है,
पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, एटलीस्ट ये तो हम बता सकते हैं। फिर क्या करेगा, बोलेगा कि कैलकुलेट करके बताइए, फिर मेजर करके बताइए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उसमें एरर वाला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको ये रिकॉल जरूर करा देता हूँ कि फाइनल रीडिंग कैसे आएगी, करेक्ट रीडिंग कैसे आएगी। तो अगर आपको करेक्ट रीडिंग लिखना है तो वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले लिखा था कभी, करेक्टेड रीडिंग और करेक्ट रीडिंग और वैल्यू इज गोइंग टू बी मेजर्ड वैल्यू। पहले तो आप मेजर करोगे मान करके कि वो सही चल रहा है, फिर आप एरर आइडेंटिफाई करोगे और जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जीरो एरर को अपने साइन के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, या फिर आप मेजर्ड वैल्यू को करेक्ट कर लीजिए प्लस जीरो करेक्शन। सो इनको हम करेक्ट कर सकते हैं, एरर को सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं करेक्ट रीडिंग का। Sir, can you repeat the formula for negative error? नेगेटिव एरर के लिए अपने को क्या करना होता है कि वो बैक साइड से कैलकुलेशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स माइनस द डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग। ये जो नंबर होगा, कुछ अगर 100 हुए तो कुछ 98 99 टाइप का रहा होगा, अगर 100 हुए तो, और टोटल अगर 100 हुए तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये जो n है, ये टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स है। स्मॉल n इज कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइडिंग डिवीजन किसका, सर्कुलर स्केल का। आपको याद हो तो वर्नियर कैलिपर्स में भी हम लोगों ने यही किया था। वर्नियर कैलिपर्स में जब नेगेटिव निकाला था तो टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल किया था। सो एग्जैक्टली सेम वे पर हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स माइनस कोइंसाइडिंग सर्कुलर डिवीजन। हाँ, कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन। तो जो हमारी बेस लाइन होती है, हम बेस लाइन से कोइंसाइड वाला देखते हैं। बेस लाइन इसलिए बनाई जाती है और बेस लाइन पर ही मेन स्केल चल रहा होता है, बेस लाइन से जो कोइंसाइड कर रहा होता है वो अपने को चेक करना होता है। सो जब कभी आपको ये बोलेगा स्क्रू गेज के बारे में तो एक बेस लाइन जरूर देगा, उसी पर मेन स्केल बना होगा, उसी के साथ कोइंसाइड कौन कर रहा है वो अपने को देखना होगा। इसके यहाँ भी डिविजन्स होंगे और वो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स के अकॉर्डिंग हम उसको पता करेंगे कि वहाँ पर कौन सा नंबरिंग चल रहा है। यहाँ पर भी नंबरिंग चल रहा होगा, यहाँ पर भी नंबरिंग चल रहा होगा। अपना रेफरेंस लाइन बेस लाइन होता है। मैं अब क्वेश्चन आपको देता हूँ और यू कैन सी इट। ओके, अगेन आपको अटेंशन देकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर्स करेक्टली देने वन स्ट्राइक में। अगर आपके करेक्ट आंसर आएंगे तो अपने को फीडबैक मिल जाएगा कि आपको समझ में आ गया। अदरवाइज हम लोग फिर से एफर्ट मारेंगे जो पॉइंट पर आपको इशू बना होगा। ऐसा बोलता है कि लेट्स से कि एक स्क्रू गेज है, a screw gauge has 50 divisions in its circular scale। तो उसके सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स हैं बताता है। It has, that means screw gauge has zero error। और उसके बारे में बोलेगा कि when no object is being measured, then
fifth division of circular scale is at the baseline या फिर coincides with the baseline, ये आपको बताता है. In measuring, further लिखता है a diameter, measuring diameter of a wire, it moves 0.5 mm on main scale in one rotation. It moves 5 mm on main scale in one rotation. We completed it in measuring diameter of wire. It moves 0.5 mm in one rotation, and some further rotation such that twenty-fifth division of circular scale comes at baseline. ये लैंग्वेज कुछ खुद से फ्रेम किया हुआ है, सो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफी है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए. फाइंड, कुछ चीजें अपने को पता करनी है. मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ. नंबर 1, टाइप ऑफ जीरो एरर. पहला सिंपल क्वेश्चन रखा है, जीरो एरर का टाइप कितना है ये बताना है. क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए. टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आपको पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है. नंबर ऑफ डिविजन्स क्रक्स पॉइंट पता है, और इनिशियली कितना मेजर करता है, फिर कितना मूव करता है वन रोटेशन पे, कितना फर्दर चल करके कौन सा डिवीजन होता है. ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं. पॉजिटिव, एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है. क्या सभी कि जीरो थोड़ा सा आगे निकल गया है और नंबर आना स्टार्ट हुआ है, तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ता है. तो अगर उस तरह से बढ़ रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव एरर आ रही है. समझते हैं. और अगर वो लास्ट वाले नंबर आता, जैसे कि इस पे कितने टोटल डिवीजन है, 50 है. अगर मैं बोलता 45 हो रहा है, या फिर 40 हो रहा है, या फिर 48 हो रहा है, इस में कौन सा एरर चल रहा होता है, नेगेटिव चल रहा होता है. मतलब ऐसा भी नहीं सोचेंगे कि ये पूरा राउंड लगा करके एक डिवीजन निकालने के बाद मेन स्केल का फिर से आया होगा, ऐसा नहीं. या फिर बैक साइड से ये 45 रोटेट कर गया होगा, वो ज्यादा है. तो हम सिंपल वाला देखते हैं. So that is what we are going to infer. So हम बोलेंगे type of error is going to be positive error. फिर दूसरा, find the error. वो जीरो एरर कितना है ये अपने को निकालना है दूसरे पार्ट में. Can you identify how much the zero error is? Value wise.
Any answer? कितना zero error होगा ये मेरे को पता करना है. I hope I'm audible. You people are there. We will take 3-4 minutes more. That's all. तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ. तो जो जीरो एरर आएगी, तो आप बोलोगे जीरो एरर में अपने को जीरो प्लस कौन सा इनसाइड कौन साइड कर रहा है, फिफ्थ इनटू लीस्ट काउंट. तो उसके लिए लीस्ट काउंट आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाउ टू डू द लीस्ट काउंट इज गोइंग टू बी पिच ऑफ डिविजंस. हाउ मच द पिचेस, एक कंप्लीट राउंड में कितना मूव करता है वो उसने बताया. It moves 0.5 mm in one round. तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई वो बेसिकली दी गई कि एक कंप्लीट राउंड में इतना मूव करता है, उसके बाद कुछ फर्दर मूव करता है. सो जो पिच है वो हम 0.5 एक राउंड का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से निकाल देंगे. सो ये बनेगा 0.01. एक बार लिस्ट काउंट आ गया, तो यहाँ पर रख दीजिए. तो ये बनेगा 0 प्लस 5 into 0.01. That means how much? 0.05. So 0.05 mm, that will become the zero error. Are you able to hear me? I'm not able to make it show. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ. अब रिकॉर्डेड पे वॉच कर लेना. उसके बाद में आपसे पूछता है कि डायमीटर बताइए. डायमीटर. तो अगर अपने को डायमीटर पता करना हो, डायमीटर को लोग कैसे पता मेजर्ड वैल्यू पता करेंगे. मेजर्ड वैल्यू कितनी है उस पर आप देखोगे कि एक वन कंप्लीट राउंड चलता है. दैट मीन्स 0.5 तो चलता ही चलता है mm में. प्लस फर्दर कितना चलता है, फर्दर 25 डिवीजन चलता है. तो 25 इंटू लीस्ट काउंट. सो ये बन जाएगा 0.5 mm. में रहा होगा लीस्ट काउंट mm है, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 इंटू 0.05 mm. इस नंबर को आप एडअप कर सकते हो. जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली 1/4 हो जाएगा. So how we can write it as 1.25 mm. So ये टोटल बन जाएगा अपना 1.75 mm. फिर आपको करेक्ट वैल्यू पता करनी होगी. So how much the correct value it is going to have? Correct value will be measured value. Excuse me, sir. Yes. सर आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो क्या? -0 error. बोलिए. आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो क्या सर? बोर्ड नहीं दिख रहा है. हाँ सर. So measured value 1.75 है और ये आपको कितना निकल के आया करेक्शन. ओके, लीस्ट काउंट मैंने गलत लिख दिया है. ओके, थैंक्स फॉर करेक्शन. ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ. वो मैंने इस वैल्यू को यूज कर लिया जो कि एरर थी. ये एरर है. लीस्ट काउंट के जब अपने को कितना यूज करना था, 0.01. ये बनेगा 0.01. ओके गुड. सो दैट विल बिकम 0.25. सो दिस विल बिकम 0.75. इज दैट सर बोर्ड विजिबल नहीं. 0.5. So this will become 0.75 minus error. Error कितना था? Error आपको पॉजिटिव एरर है तो 0.05 था. तो हमारा आंसर आएगा 0.70 mm. नोट कर लीजिए.
और अगर कोई डाउट रहता है तो उसको पता कर सकते। एक्सक्यूज मी सर। कोई पार्ट एक्सप्लेन करना हो अगर आप अभी देख पा रहे हैं क्या क्या हुआ है। मैं आइडेंटिफाई किया, काउंट आइडेंटिफाई किया, मेजर्ड वैल्यू लिखा, मेजर्ड वैल्यू में 1 राउंड गए तो 1 राउंड में अब एक्सक्यूज मी सर। कॉपी कर लिया आपने। तो इस आपके बचते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास कल लगेगी, कल हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। आज नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है लास्ट मोमेंट पे, तो इसको आप पढ़िए। यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया उसको आप फॉलो कीजिए और नेक्स्ट क्लास में इसको समराइज करके थैंक यू एवरीवन।